हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। हमेशा की तरह जैसे आप अगर इसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज पेपर और पेन लेकर के बैठेगा। ये सीरीज 23 सितंबर से चल रही है। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पीछे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज पीछे जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये प्लेलिस्ट का नाम यही है मिशन IAS प्री 2024 और उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, दसराग्य वार है जो दासराग्य वार रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दूसरा है आपका ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है और आर्य लोग नगरों में रहते थे। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? बताएं बताएं कितने कथन सत्य हैं? दासराग्य वार के बारे में अगर आपने सुना हो तो दसराग्य वार है जो वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया और परुष्णी नदी को ही आज की डेट में क्या कहते हैं? रावी नदी कहा जाता है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बताइए कितने लोगों ने ये गलत कर दिया रावी नदी के कारण। देखिए, आपको क्या है ना, कारण भी पता होना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो कारण भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों गलत कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं तो उसका भी सही कारण आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत से अभी मैसेज आ रहे हैं कि सर नहीं सही हो पा रहे हैं उतने क्वेश्चंस, तो फिर डिमोटिवेशन हो रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी आपके सीखने का समय है। अगर गलत हो रहे हैं तो गलतियों से सीख लीजिए और ठीक हो रहे हैं तो यानी कि आप उस सब्जेक्ट को अब में अपनी पकड़ बना चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो ये लड़ा गया था आपका परुष्णी नदी के तट पर, जिसको आज की डेट में क्या रावी नदी कहते हैं। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो भरत कुल के थे। कौन? भरत कुल। भरत कुल से संबंधित सुदास। ठीक है, कौन? सुदास और 10 राजा। ठीक है, ठीक। इन दो लोगों के मतलब एक ग्रुप था जिसमें 10 राजा थे और एक सुदास जो कि भरत कुल से संबंधित थे। ठीक है, तो इनके बीच में ये लड़ा गया और इसमें विजय किसकी हुई? सुदास की विजय हुई। ठीक है, आज हमारा जो देश है इसका नाम भारतवर्ष है, जो वो भारतवर्ष इसी की वजह से है। भरत कुल है ना, तो वहीं से आया भारतवर्ष। ठीक, भारतवर्ष। ठीक है, तो ये हुआ पहला सही। दूसरे के बारे में देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गाविष्टि होता था, है ना। युद्ध गाविष्टि मतलब गाय है, जो गाय को वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज माना गया, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी गाय उस वक्त। और ज्यादातर जो युद्ध हुआ करते थे, ज्यादातर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वो किसकी वजह से होती थी? गाय के वजह से ही होती थी। ठीक है, गाय के कारण ही होती थी। उसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट धन के रूप में माना जाता था। इसके बाद आर्य लोग हैं जो वो नगरों में रहते थे। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है जो ये सॉरी तीसरा स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नगरों में नहीं रहते थे, गढ़ गढ़ में। ठीक है, गढ़ में रहते थे और गढ़ का मतलब हुआ कि मिट्टी के घर बना करके वो गांव में रहते थे। ठीक, तो ये जो नगर लिखा हुआ है इसकी वजह से तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। तो दो सही है, एक गलत है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है रामानुज का शून्यवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन हैं। दूसरा देखिए, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार परम सत्ता ब्रह्म अद्वैत है। परम सत्ता ब्रह्म को क्या कहा गया है? अद्वैत कहा गया है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? बताएं। देखिए, पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो रामानुज का शून्यवाद, शून्यवाद है जो शून्यवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है, बात बिल्कुल सही है। और शून्यवाद के अंतर्गत क्या है कि संसार की समस्त वस्तुएं और जो पदार्थ हैं वो सब क्या है? शून्य। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शून्य है, सत्ताहीन है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, अगर आप इस नाम को भी थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो रामानुज लिखा है ये गलत हो गया, क्योंकि रामानुज की फिलॉसफी नहीं है, ये किसकी है? ये नागार्जुन की है ना। किसकी? नागार्जुन। ठीक है, ये नागार्जुन का है। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि रामानुजाचार्य हैं जो, उनकी फिलॉसफी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला देखें, शंकराचार्य के अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद के अनुसार परम सत्ता ब्रह्म है जो वो अद्वैत है।
ठीक है, नाम में ही है कि अद्वैतवाद है, और परम सत्ता वो किसको मानते हैं? ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, आपने सुना होगा, ठीक है, तो ब्रह्म को मानते हैं। तो उसके लिए क्या कि अद्वैत है, ये बात बिल्कुल सही है। और अद्वैतवाद किसका है? ये शंकराचार्य का है, ये बात भी सही है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि शंकराचार्य के जो 4 पीठ हैं वो कौन कौन से हैं, जल्दी बताएं। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको 2 और क्वेश्चन दिए, एक रामानुजाचार्य की फिलॉसफी का नाम बताना है और एक शंकराचार्य के मठों के बारे में बताना है, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला वाला यहाँ पर गलत था क्योंकि रामानुजाचार्य लिखा है, जबकि होना चाहिए था नागार्जुन। दूसरा वाला यहाँ पर सही है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। इस धर्म में के संबंध में प्राकृत भाषा में कई ग्रंथ लिखे। दूसरा देखिए, अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? एक पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? बताएं, जल्दी से बताएं, अपना आंसर लगाएं और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनें। देखिए पहला जो है वो है बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई, बिल्कुल सही पार्ट है, ठीक है। यहां कह रहे हैं कि इस धर्म के संबंध में प्राकृत भाषा में कई ग्रंथ लिखे गए, ये पार्ट है जो गलत है। ये इसलिए गलत है कि बुद्धा ने जो चीजों को समझाया है, जो उनकी टीचिंग्स थी वो प्राकृत में है, लेकिन जो ग्रंथ लिखे गए वो पाली में लिखे गए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अगर देखेंगे तो अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अगर सिद्धांतों की अगर आप बात करेंगे तो वो मिलेगा आपको कहां पर? वो मिलेगा आपको सुत्त पिटक में, ठीक है, सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में मिलेगा। और जो अभिधाम पिटक है, अभिधाम पिटक में जो इनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो उनके जो बौद्ध धर्म को लेकर के विचार है, ठीक है, वो चीज है जो वो वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है जो वो आपको अभिधाम पिटक में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, दार्शनिक व्याख्या। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला देखिए, गुप्त काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए इस समय पहली बार नागरिक कानून और दंड विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल में लोगों के आर्थिक जीवन की जानकारी दी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? बताएं। देखिए पहले के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस समय पहली बार नागरिक कानून और दंड विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि गुप्त काल मतलब 3री शताब्दी का जो अंत है और 6ठी शताब्दी के मिडिल तक, ठीक है, ये आपका गुप्त काल का टाइम पीरियड है। तो गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो उसमें न्याय प्रणाली और ये जो आपका नागरिक कानून वगैरह है, ये अब उस टाइम तक क्या विकसित हो चुका था, तो पूरी स्पष्ट रूप से इनको परिभाषित किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चीनी यात्री जो भी आए हैं, फायान हो गए, आपके हुएनसेंग हो गए, इत्सिंग हो गए, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और हम 3री बार शायद चीनी यात्रियों का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर पीछे किसी ने नहीं देखे तो पीछे के लेक्चर्स जाकर के देखें, ठीक है। तो देखिए चीनी यात्री फाहियान है, जो पहली बात वो गुप्त काल में आए थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वो गुप्त काल में आए थे फाहियान, ठीक है। और उन्होंने क्या लोगों के आर्थिक जीवन की जानकारी दी, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया वहां पर आर्थिक जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, वहां पर बौद्ध धर्म की एक्सेप्टेंस के बारे में बताया, लोग दान दिया करते थे इस बारे में बताया। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट हैं जो वो यहाँ पर सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं हमारे मॉर्निंग बैच के बारे में। मॉर्निंग बैच जिसकी शुरुआत 23 अक्टूबर से हो रही है, सुबह के 8 बजे, ठीक है। 23 अक्टूबर से सुबह 8 बजे, अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, अगर आपको सुबह पढ़ने में मजा आता है, तो ये बैच आपके लिए शानदार हो सकता है। इसमें अगर आप 18 महीने के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो सिल्वर पैकेज लें, 30 महीने के लिए गोल्ड वाला और 42 महीने के लिए प्लेटिनम वाला। इसको सबसे कम दामों में पाने के लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये कोड आपको याद रखना है, क्योंकि जो मिनिमम प्राइस है वो इस कोड पर ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस बैच में सारी चीजें, क्योंकि ये P2I बैच है, तो P2I बैच से रिलेटेड जो भी सारे फैसिलिटीज हैं वो इसमें अवेल कर सकते हैं आप। जैसे कि हम इसमें आपका फाउंडेशन तैयार करवाएंगे, इसके अलावा आपकी प्री के लिए सेपरेट सक्सेस इन प्रीलिम्स से एक कोर्स डिजाइंड है,
इसके अलावा सक्सेस इन मेंस भी इसके तहत इंक्लूड है, और इसके बाद आपका इंटरव्यू वाला जो पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड है। एक और एक्स्ट्रा जो आपको फैसिलिटी इसमें मिलती है वो है हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आवासीय कार्यक्रम, और इसके तहत आपको जैसे ही आप प्री पास करते हैं, प्री प्री ऐसे नहीं अपने आप से करना है, उसकी फाउंडेशन की तैयारी भी हम ही कराएंगे, और जब आप प्री पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ बुला लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ रह करके ही आपको सारी तैयारी उसके लिए करनी है। A to Z सारी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ होगी, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, रहना खाना, आपको किताबें, बुक्स, लाइब्रेरी, A to Z सारी फैसिलिटी होगी। मेंटर्स आपको पर्सनली लोकेट किए जाएंगे जिससे कि वो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद हो पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, नारकोंडम द्वीप है जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीपों को अलग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने होते, है ना। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे क्या ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होंगे, अगर होंगे तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा, जब भी बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आए ना, तो उसको क्या करना है, और ज़्यादा सचेत होकर के करना है, क्योंकि वो दुख सहन नहीं कर पाओगे आप अगर ऐसी गलती आपने यूपीएससी में कर दी कि बिल्कुल हल्का क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको तो पता है कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए, नारगोंडम द्वीप है जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बिल्कुल सही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी ये नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी अगर आप कहेंगे भारत के अंदर, अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात कहेंगे तो कौन सा है? बैरन आइलैंड। बैरन जो आइलैंड में जो ज्वालामुखी है वो आपका सक्रिय है, और ये वाला है जो ये सुषुप्त अवस्था, डोरमेंट कैटेगरी का है, ठीक है, डोरमेंट कैटेगरी का है। कैसा है? सुषुप्त, डोरमेंट। इसके अलावा दूसरा देखिए, 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है, बिल्कुल सही बात है, जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान द्वीपों को अलग करता है। तो देखो, ये वाला पार्ट सही है इसमें कि 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है जो कि भारत की बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान को नहीं, दक्षिणी और लिटिल है जो, ये वाला पार्ट यहाँ पर गलत हो गया। लिटिल और दक्षिणी को ये अलग नहीं करता है। ये किसको अलग करेगा? ये करेगा आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार है जो उसको अलग करता है। अब फटाफट अपना मैप खोलिए और जल्दी से एक बार अंडमान वाला पोर्शन में ये देखिए कि जो नॉर्दर्न अंडमान है वो कहाँ पर है, उसके बाद फिर सदर्न कहाँ पर है, लिटिल कहाँ पर है, कार निकोबार कहाँ पर है, निकोबार वाला पूरा पार्ट देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको सीक्वेंस एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। और फिर हो सके तो इसी वक्त इसके साथ में नेशनल पार्क भी देख डालिए, तो एक साथ ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका फैक्ट वाला, ठीक। आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। जीवाश्म निर्माण, भूकंप और सूखी झीलें। देखिए, उपर्युक्त में से कितनी विशेषताएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि हिमालय उत्थान कर रहा है ना? बताइए, केवल एक, दो, तीनों या फिर कोई भी नहीं? बताइए जल्दी। देखिए, पहला अगर आप देखेंगे जीवाश्म निर्माण, तो ये इसकी विशेषता बिल्कुल सही है जो कि प्रूफ करती है कि हिमालय उत्थान कर रहा है, ठीक है। ये हिमालय उत्थान कर रहा है, इस चीज को लेकर के ये प्रूफ करता है। कैसे? अगर आप तिब्बत को देखेंगे, तिब्बत वाला जो पठार है उस वाले पार्ट को देखेंगे तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें जो जीवाश्म निर्माण है और जो तिब्बत का है वो सेम पाया जाता है, ठीक है, जैसा शिवालिक में है वैसा ही वहां पर है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि तिब्बत है जो, तिब्बत की ऊंचाई को अगर आप देखेंगे तो वो किसके समान है? वो आपके शिवालिक के समान है। तो ये इसका मतलब ही हुआ कि वो उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि शिवालिक के समान आ जाती है। कौन सी? जीवाश्म निर्माण के बारे में आप कह सकते हैं कि हाँ उत्थान कर रहा है, ये यहाँ से पता चलता है, क्योंकि सिमिलर जो जीवाश्म यहाँ है वही तिब्बत वाले में है, ठीक है, और ऊंचाई बराबर है। उसके अलावा भूकंप वाला पार्ट है कि अभी भी देखिए भूकंप जैसी स्थिति आती है तो यानी कि आइसोस्टेसी बोलते हैं। आइसोस्टेसी का मतलब हुआ कि बैलेंस कंडीशन अभी नहीं आई है, मतलब वो उठ रहा है, इसीलिए वहां पर आइसोस्टेसी कंडीशन अभी तक नहीं आई है, इसीलिए वहां पर भूकंप आते हैं, ठीक है। सूखी झीलों के बारे में ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप तिब्बत वाले एरिया में देखेंगे तो वहां पर क्या है कि सूखी झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी और उच्च स्तर की आपको बजरी, बालू, ये सब वहां पर देखने को मिलेगा,
जो तभी पॉसिबल है जब यहाँ मतलब ये उत्थान कर रहा हो, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जल का स्तर है जो उसका 60 से 100 मीटर तक की ऊंचाई पर है, इससे इस जगह से मतलब जो जिस जगह पर सूखी झीलें वो मिल रही हैं उसका जल का स्तर है जो वो वहां पर ऊपर आपको मिलता है, लेकिन झीलें सूखी हुई वो नीचे आपको मिल रही हैं। तो यानी कि पहले तिब्बत वाले एरिया तक यहाँ गया और वहां पर क्या है कि झीलें जब सूख गई, लेकिन उसके बाद भी ये उठ रहा है तो वो तो और ऊपर चला गया, पानी वहां तक भी पहुंच रहा है, लेकिन नीचे झीलें सूखी हैं। ठीक, तो यानी कि तीनों चीजें आप कह सकते हैं कि ये विशेषताएं हैं किस चीज के लिए, कि हिमालय का उत्थान जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा एवं हिमपात के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा देखें, भारत में इनका प्रवेश उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताएं जल्दी। और एक शिकायत है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन को। सेशन में जितने व्यूज आ रहे हैं इतने व्यूज के लिए इसको मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप समझिए इस चीज को, और ये गंभीरता वाली बात है। देखिए क्या होता है ना कि YouTube का अपना एक एल्गोरिदम है, तो उसको हमें मैच करने के लिए हमें जो हमारा जो वॉच टाइम अभी ये शुरुआत होता है, जब प्रीमियर होता है इसका, उस वक्त ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़ना इंपॉर्टेंट है, तभी वो चीज़ क्या है वो ऊपर दिखेगी। जब वो ऊपर दिखेगी तभी ये चीज़ क्या है, इसके व्यूज़ वगैरह है जो उस लेवल पर आ जाएंगे कि एक जस्टिफाइड व्यूज़ कहलाएंगे वो। ठीक है, अभी आप लोग क्या है कि इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स या मैसेज में बता सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो क्योंकि इतने कम व्यूज़ और इतने कम में इसमें जितना आप लोग देख रहे हैं, 2-4 लोग 5 लोग हैं, तो वो तो वैसे भी हमारे साथ टेलीग्राम वगैरह पे जुड़े हुए हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इसको कंटिन्यू कर पाना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ, या डेली जैसे हम जुड़ रहे हैं डेली बेसिस पर, जब मैं मतलब आपको नहीं पता इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, और अगर मैं इसको रेगुलर बेसिस पर कर रहा हूँ तो आपसे बस इतनी उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो समझिए इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका व्यू काउंट है जो वो बढ़ पाए, ताकि हम एक जस्टिफाइड वे में इसको आगे बढ़ा पाए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। भारत का जो मतलब जो सर्दी वाली जो बारिश होती है ना, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आप देखते हैं सर्दी में जो बारिश होती है उसका कारण क्या होता है, आपका पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं। कहाँ से मॉइस्चर कहाँ से लेती है, वहाँ की हवाएं मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से मॉइस्चर लेकर के इधर आती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर्दी वाली जो वर्षा है वो उसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। और हिमपात, हिमपात के लिए भी वो जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो कुल्लू वाला रीजन अगर आप स्पेशली देखेंगे, उस वाला हिमाचल वाला, तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या स्नोफॉल हो रहा है, हिमपात हो रहा होता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि वहां पर क्या ड्राइनेस है, अब वो ऊपर उठ नहीं पाता, हवा वहां से आई मॉइस्चर लेकर के, लेकिन वो उठ नहीं पाई, तो वो क्या नाम है कंडेंस हुई और वो बर्फ की फॉर्म में ही नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही, ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखेंगे तो इसका प्रवेश है जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा होता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसके द्वारा, क्योंकि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न बेल्ट की बात कर रहे हैं ना, इंडिया के नॉर्दर्न बेल्ट में। और आपको पता है कि इंडिया के नॉर्दर्न बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो जो हवा इधर जो सर्दियों में हवा आ रही है वो कहाँ किस जेट स्ट्रीम का पार्ट हो जाएगी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का पार्ट हो जाएगी। तो वही चीज लिखी है कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का पार्ट हो जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं जो ये सही हो जाएंगे और सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित दर्रों पर विचार करें। ठीक है, दर्रों पर आपको विचार करना है, दर्रों पर आपको विचार करना है। देखिए, बनिहाल दर्रा है जो वो पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। खारदुंगला है जो वो आपका लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। जेलेपला है जो वो जास्कर श्रेणी में स्थित है। बताइए इनमें से कितने हैं जो वो सही समय लेते हैं, 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं, बताइए जल्दी। देखिए, अगर आप बनिहाल दर्रे को देखेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी में है, इसको फटाफट इसको क्या लोकेट कर लीजिए, पीर पंजाल श्रेणी में है। खारदुंगला है जो वो लद्दाख श्रेणी में है। जेलेपला है जो वो जास्कर श्रेणी में नहीं है। जेलेपला को अगर आप देखेंगे तो ये सिक्किम में है, बेसिकली है कहाँ पर है, सिक्किम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, 14,000 फीट। ठीक है,
और ये कहाँ किसको किसको जोड़ रहा है, भारत को लहासा से जोड़ता है। किससे किससे, भारत को लहासा से, ये भी याद रखिएगा, ठीक, भारत को लहासा से जोड़ता है। लेंथ अगर आप इसकी देखेंगे तो लगभग लगभग 46 मीटर की लंबाई है, ठीक है। तो ये चीज, ये वाला जो है थर्ड वाला गलत हो जाएगा, बाकी दो सही हैं, तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवैधानिक शासन में सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता है, और यह एक ऐसा शासन है जहां सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार होता है, और यह सीमित शासन का एक रूप है। बताइए कितने स्टेटमेंट सही हैं, किसके बारे में हो रही है, संवैधानिक शासन के बारे में हो रही है, बताएं। देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, कितने सही हैं बताना है, एक सही, दो सही, तीन सही, या फिर कोई भी सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो क्या है, संवैधानिक शासन में सम्राट जो है वो राज्य का औपचारिक सम्राट, ठीक, औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ब्रिटेन वगैरह को कहीं देखेंगे तो ब्रिटेन वगैरह में क्या है कि अनौपचारिक अध्यक्ष वहां पर होता है, ठीक है, औपचारिक नहीं लेकिन अनौपचारिक अध्यक्ष है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्रिटेन को ले सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यह एक ऐसा शासन है जहां सदैव सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सदैव जो वर्ड है ये आपका इसको गलत कर देगा, और ये उदारवाद के लिए होता है। मतलब कहने का कि ये संवैधानिक शासन की नहीं, उदार लोकतंत्र की एक विशेषता है। किसकी, उदार लोकतंत्र की, ठीक है, लोकतंत्र, ठीक, उदार लोकतंत्र की एक विशेषता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, यह सीमित शासन का एक रूप है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सीमित शासन से मतलब है कि जो संविधान है वो कैसे चलता है, एक मतलब सॉरी जो देश है वो कैसे चलता है, एक संविधान जो मतलब फिक्स किया हुआ है कि भाई संविधान में ये चीज ऐसे लिखी है, तो जैसे वो लिखी है उसके हिसाब से ही वो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा पहला और तीसरा है जो वो सही हो जाएंगे, दूसरा यहाँ गलत हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, संसदीय प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होता है। उसके अलावा यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है। किसके बारे में हो रही है, संसदीय प्रणाली की बात हो रही है, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, पहला सही, दूसरा दोनों सही है, या फिर आपका जो दोनों है वो गलत है। देखिए, पहले की अगर आप बात करेंगे तो मंत्री है जो वो विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और इसकी वजह से ही ये जो समन्वय है जो वो चल पा रहा है, ठीक है। ये जो समन्वय है दोनों के बीच में, जैसे मंत्री है वो जब नियम बन रहे हैं तब वो विधायिका का पार्ट है ना, जब वो लेजिस्लेचर के अंदर है, संसद के अंदर है, तो वो विधायिका का पार्ट है, लेकिन जब वो उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, तब वो इंप्लीमेंटेशन कार्यान्वयन कर रहा है, तो वो किसका पार्ट हो गया, कार्यपालिका का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करेंगे, यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, स्थिर सरकार नहीं प्रदान करती, क्योंकि संसदीय प्रणाली में क्या है कि भाई 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, या लेकिन ये फिक्स नहीं है ना, बीच में अगर आपने क्या अपना कॉन्फिडेंस खो दिया तो क्या है कि बीच में भी सरकार गिर सकती है, तो फिर स्थिर नहीं है सरकार। तो ये वाला यहां गलत हो जाएगा, पहला सही है, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पिछड़ा वर्ग से संबंधित सिफारिश को देने वाला यह प्रथम आयोग था जिसे 1978 में गठित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 1978 में इसको गठित किया गया था, ये कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। देखिए, मंडल आयोग से संबंधित है, हम इसको क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली अभी क्या है कि बिहार का जो कास्ट सेंसस हुआ है, और कास्ट सेंसस क्योंकि हुआ है तो जिसकी वजह से एक डिमांड उठ गई है, और डिमांड है कि भाई इसको ऑल इंडिया लेवल पे कराना चाहिए, कास्ट सेंसस को ऑल इंडिया लेवल पे कराने की डिमांड उठ चुकी है। तो जैसे ही सेंसस की बात आती है, जनगणना की बात आती है, तो वहां पर क्या, और कास्ट की जनगणना, तो यहां से एक और चीज साथ में आती है जो कि है रिजर्वेशन, ठीक है। तो रिजर्वेशन से संबंधित इस बार 100% क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं।
उसमें भी एक और चीज आ रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंदिरा साहनी केस में रिजर्वेशन का जो है वो ये था कि एक कैप डिसाइड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने 50% का एक कैप लगा दिया था कि भाई इसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता, रिजर्वेशन है जो वो 50% के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा है कि ओबीसी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसको एक एक्सेप्शन की तरह देखा जाता है कि जब भाई पॉपुलेशन ही ज्यादा है तो वहां पर उस केस में ये जो कैप है उसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये डिमांड भी साथ साथ चल रही है। तो इसके बारे में जब आप ये सब पढ़ेंगे, ये सब अगर चर्चा में चल रहा है, तो मंडल आयोग है जो वो क्वेश्चन जो है वहां से आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो मंडल आयोग से ही हुई है। ठीक है, देखिए पहले स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित सिफारिश देने वाला यह प्रथम आयोग था जिसे 1978 में गठित किया गया था। देखिए प्रथम आयोग ये नहीं था, ठीक है, इसकी शुरुआत जरूर वहां से हुई है। क्यों? क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही फिर 27% कोटा है जो वो फिक्स हुआ था, इसलिए इसको माना जाता है। लेकिन अगर पहला आयोग अगर देखेंगे तो काका कालेलकर, है ना, काका कालेलकर आयोग जो था वो पहला था। 1953 में उन्होंने अपनी सिफारिश दी थी, 1953 में गठित किया गया था वो। ठीक है, और ये 1978 में गठित किया गया, ये याद रखिएगा। और ये सेकंड है, ठीक है, मंडल कमीशन है जो ये सेकंड है 1978 में। इसके अलावा इनकी जो सिफारिशें हैं वो 1980 में आ गई थी। ठीक है, इनकी सिफारिशें हैं जो 1980 में आई थी। वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी जिन्होंने इसकी सिफारिशों को 1990, ठीक है, 1990 में लागू किया, जिसके आधार पर जो है वो 27% कोटा है जो वो दिया गया। कहां पर दिया गया? आपके शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, नौकरियों में। ठीक है, तो शिक्षण संस्थानों और नौकरियों को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है जो, इसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जल की कठोरता को। दूसरा देखें, सोडियम नाइट्रेट है जो, इसको खाद के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम फॉस्फेट को शीशा बनाने, कागज बनाने, दवा बनाने आदि के उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? बताएं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों सही हैं। सॉरी, पहला से एक सही है, इनमें से दो सही हैं, तीनों सही हैं, या फिर सारे गलत हैं? बताएं जल्दी। देखिए देखिए ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, तो अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा, है ना, कुछ चीजें आपको याद भी करनी होती हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैल्गन भी कहा जाता है। क्या? कैल्गन। ठीक, तो अगर ये शब्द भी आ जाए तो भी सेम ही बात है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है इसका यूज। सोडियम नाइट्रेट को खाद के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और सोडियम नाइट्रेट को क्या है? सॉल्ट पिटर भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, उसके अलावा तीसरा है जो सोडियम सल्फेट को शीशा बनाने, कागज बनाने और आपका जो दवा बनाने उसमें भी यूज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गॉल्बर सॉल्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, सोडियम सल्फेट को क्या कहते हैं? गॉल्बर सॉल्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो तीनों ही यहां पर सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें अगर नहीं पता है तो इनको याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉर्मेलिन एक रंगीन तेज महक वाला रासायनिक पदार्थ है जो सामान्यतः पानी में घुलने वाले फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है जो उससे प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है ये, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त होता है। देखिए इसका उपयोग ताजा भोजन के भंडारण और उपयोग होने की अवधि यानी कि जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी मतलब इसको जो जो फॉर्मेलिन है इसको क्या कार्सेनोजेनिक घोषित किया गया है ना, कैंसर हो सकता है इसका। और किसने घोषित किया है ये भी आप याद रखिए, तो IARC, ठीक है, IARC ने इसको जो है कार्सेनोजेनिक यानी कि कैंसर हो सकता है इससे,
ये घोषित किया है, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द रिसर्च ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसने इसको घोषित किया है। दूसरा क्या है कि इसका यूज कायम करते हैं, मतलब जो इस भोजन के भंडारण के लिए, मतलब प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। और दूसरा क्या है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, भोजन की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने में इसका यूज किया जाता था, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही चीज स्टेटमेंट हैं जो वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। और कौन सा कथन पूछ रहे हैं, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मेलिन के बारे में है, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि पानी में घुलने वाला पदार्थ, ठीक है। चले आगे बढ़े, और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, चलैया समिति और आपका रेखी समिति, इसके बारे में है ये क्वेश्चन, है ना, रेखी समिति और चलैया समिति, बताइए किसके किसके लिए थी, दोनों पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलैया समिति ने टैक्स स्लैब को कम करने तथा टैक्स दरों को घटाने की सिफारिश की। दूसरा, प्रत्यक्ष करों के समान विनियमन, है ना, रेगुलेशन के लिए उसको सुझाने के लिए 1992 में रेखी समिति का गठन किया गया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताएं। देखिए, पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो चलैया समिति के बारे में है। चलैया समिति ने जो आपकी सिफारिश जो है वो टैक्स स्लैब है जो उसको कम करने के लिए और टैक्स दरों को घटाने की इन्होंने सिफारिश की थी। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेखी कमेटी जो आई थी, रेखी समिति, केएल रेखी समिति कहा जाता है इसको, ये 1992 में आई थी। और इन्होंने जो जिसके रेगुलेशन की बात की, समान रेगुलेशन की बात की, वो प्रत्यक्ष कर नहीं थे, प्रत्यक्ष कर नहीं थे, वो क्या थे, अप्रत्यक्ष कर, है ना, अप्रत्यक्ष कर थे, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है जो वो सही हो जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, और लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज सेशन को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज इसको शेयर कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा केरल के कोच्चि में, ठीक है, केरल के कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दूसरा, इसकी मेजबानी किसने की है, ICAR, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, CMFRI के द्वारा की गई है, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। करंट बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में अभी हाल ही की बात है ये, ठीक है, कल के ही अखबार में, कल या परसों के अखबार में आप इसको देखेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि केरल में आपकी जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी है जो उसको उन्होंने कृषि विज्ञान कांग्रेस, 16वीं जो कृषि विज्ञान कांग्रेस है उसको आयोजित किया है। पहली बार ये केरल में हो रही है, तो इसलिए एक फैक्ट याद रखिएगा, केरल के कहाँ पर, कोच्चि में, ठीक, सही है। और किसने किया है इसकी मेजबानी, इसकी मेजबानी ICAR, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा की गई, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये अपना स्कोर है जो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर स्कैन करके पहुंच सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये है जो, इसको आप सर्च करेंगे तो भी आप पहुंच सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।